हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून 2023 के लिए अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट। इसके अलावा एमपी सेट, राजस्थान सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखने वाले हैं विषय क्षेत्र या विषय वस्तु के बारे में। तो आइए देखते हैं। अलेक्स इंकल्स की पुस्तक पूछ ली जाती है, कौन सी है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने कहा है कि समाज जो है परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है परिवर्तनशील समाज करता है, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन करता है। इसलिए इसकी जो है विषय क्षेत्र और सीमा निर्धारित करना जो है बहुत ही कठिन कार्य है, ऐसा इंकल्स का मानना है। इन्होंने कहा है कि अलग अलग जो परिभाषाएं समाजशास्त्र की दी हुई हैं उनमें अलग अलग समाजशास्त्रियों का जो है विचार मतैक्य अलग अलग है, अर्थात मतैक्यता एक जैसे विचार का अभाव है। सबके विचार जो है अलग अलग हैं, जिस कारण अनेक विचारधाराएं प्रचलित हुई हैं, जिनको हम निम्न तथ्यों के रूप में देखेंगे। पहला जो है विचारधारा था यांत्रिक संप्रदाय। तो यांत्रिक संप्रदाय का क्या मानना था कि इस सिद्धांत के अंतर्गत वे सभी सिद्धांत आएंगे जो कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या यांत्रिक शब्दावली के आधार पर करते हैं। यहाँ पे देखने की लायक पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या जो है भौतिक, रसायन और यांत्रिक शब्दावली के अंतर्गत करने वालों को यांत्रिक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आपके डिस्कार्ड, हाब्स, बेगल और जॉर्ज बर्कले आदि जो है प्रमुख है। तो डिस्कार्ड और हाब्स का जो विचार है, तो इन्होंने जो मृत्यु की तुलना की है, अर्थात समाज की जो घटना है मृत्यु, उसकी तुलना इन्होंने घड़ी के यंत्र के विन्यास के रुक जाने के साथ की है। अर्थात इन्होंने कहा है कि जब घड़ी की सुई जो है रुक जाती है जिस तरह से, तो घड़ी किसी काम के नहीं रहती है, उसी तरह मृत्यु है कि मनुष्य का मृत्यु होने पर घड़ी की तरह ही उसके जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं बेगल का मानना है कि गणित के बिना मनुष्य पशु एवं जानवरों की भांति निवास करता। अर्थात इनका मानना है कि गणित के विकास के साथ ही मनुष्य सभ्य बना है, सिंपल शब्दों में। उसके बाद आते हैं जॉर्ज बर्कले सामाजिक भौतिकी की धारणा को विकसित करते हैं। इनके अनुसार सामाजिक जीवन में स्थिरता और परिवर्तन भौतिक जगत से मिलते जुलते हैं। तो इनका क्या मानना है कि जो सामाजिक जीवन में किसी जीवन में जो स्थिरता या परिवर्तन होते हैं वह भौतिक वस्तुओं के कारण होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा जो संप्रदाय है वह भौगोलिक संप्रदाय है, जियोग्राफिकल स्कूल। तो इस स्कूल के अंतर्गत अर्थात विचारधारा के अंतर्गत वे लोग मानते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की घटनाओं को पर्यावरण या भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा है, जिसमें आते हैं बोडिन, मॉन्टेस्क्यू, बकल, लिपले, ब्रूनहेस, हंटिंगटन, रेटजेल, कुमारी सेम्पल। तो इसमें हंटिंगटन, रेटजेल और कुमारी सेम्पल जो है प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं बोडिन का कहना था कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य की प्रकृति पर सर्वाधिक पड़ता है। ठंडी जलवायु के जो है मनुष्य वह हिंसात्मक होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं, और लेकिन शीतोष्ण जलवायु अर्थात गर्म जलवायु के जो होते हैं वह बौद्धिक शक्ति वहाँ के लोगों की अधिक होती है, ऐसा बोडिन का मानना है। इसके बाद मॉन्टेस्क्यू मानते हैं कि ठंडी जलवायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इससे केवल शक्ति बल्कि नहीं साहस भी बढ़ता है। साथ ही व्यापार और वाणिज्य भी जो है जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं, ऐसा मॉन्टेस्क्यू का मानना है। उसके बाद आते हैं बकल या बर्कले, जो बर्कले। तो बर्कले के अनुसार जो है जलवायु, भूमि, भोजन व प्रकृति के सामान्य प्रभाव के 4 भौगोलिक कारक होते हैं जिनके माध्यम से सभ्यता का विकास होता है। इन्होंने कहा कि जलवायु, भूमि, भोजन व प्रकृति, ये जो सामान्य प्रभाव हैं, इन भौगोलिक कारकों के अनुसार ही सभ्यता का विकास होता है। उदाहरण स्वरूप जहाँ पे जानवर अधिक पाए जाएंगे, जंगल पाए जाएगा, वहाँ पे जो है लोग फल फूल और जानवरों के मांस के जैसी सभ्यताओं का विकास पहले हुआ था। और जहाँ पे कुछ नहीं था, अर्थात जहाँ पे खेती लायक योग्य जमीन थी, सपाट जमीन थी, पहाड़ी इलाकाओं में फल फूल, जलवायु या पशुपालन जैसे कार्य होते थे, लेकिन जहाँ पठारी या सपाट थे वहाँ पर खेती जैसी दशाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसा बर्कले का विचार था।
उसके बाद आते हैं रेटजल। तो रेटजल जो है यह प्रकृति और भौगोलिक कारकों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक पहलू का निर्धारण मानते हैं। तो रेटजल का मानना है कि जो है आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्कृति जीवन का जो प्रत्येक पहलू होता है उसका निर्धारण केवल प्रकृति ही करती है। रेटजल का कहना है कि मानव प्राणी अपना सिर उन्मुख आकाश में जितना चाहे उठा ले, किंतु उसके पैर सदा धरती पर ही रहेंगे और एक दिन धरती में ही मिल जाएंगे। आगे आते हैं हंटिंगटन के विचार। तो हंटिंगटन का क्या विचार था? इन्होंने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट तथा पुस्तक और मैनस्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन में इन्होंने जो बताया है कि इनके अनुसार जो सभ्यता की उत्पत्ति एवं विनाश होता है वह जलवायु पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक गर्मी और ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक ठंड पड़ती है। तो जहाँ पे जिस तरह की मौसम होगा उसी अनुसार वहाँ पे जो है सभ्यता का विकास होगा, जो है हंटिंगटन का मानना है। शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु आदर्श होती है। तो इन्होंने कहा कि उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं जहाँ अधिक गर्मी पाई जाती है वहाँ के लोग जो है ज़्यादातर खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं तो वहाँ के अधिक ठंडी पाई जाती है, तो वहाँ का सभ्यता का जो विकास हुआ है वह मांसाहारी की तरह देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं जैव संप्रदाय। जो तीसरा हमारा संप्रदाय है वह जैव संप्रदाय या बायोलॉजिकल स्कूल है। तो बायोलॉजिकल सोरोकिन ने इस संप्रदाय को 3 शाखाओं में उल्लेख किया है। तो जैव संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? सोरोकिन ने इसे 3 संप्रदायों के रूप में देखा है। जैव सावयवी संप्रदाय अर्थात डार्विन के विचारों से प्रभावित जैसे स्पेंसर। उसके बाद प्रजातीयतावाद या वंशानुसंक्रमणवादी अर्थात प्रजातीयतावाद के भावना काउट आर्थर डी गोबिन्यू पुस्तक। तो काउट आर्थर डी गोबिन्यू जो है इनकी पुस्तक है एसे ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ रेसेस में मिलता है। तो इन्होंने जो है प्रजातियों के आधार पर जो है अपने समाजवादी व्याख्या को देखा है। यह जो थे इन्होंने वंशानुसंक्रमणवादी ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख जो जीवशास्त्री थे वह मेंडल के प्रयोगों पर आधारित इन्होंने जो है अपना समाजशास्त्री विचार जो है प्रस्तुत किया है। इसके समर्थक थे फ्रांसीसी गर्टन, किसके? आर्थर डी गोबिन्यू के। उसके बाद आ जाते हैं इसका जो महत्वपूर्ण संबंध है वह ड्यूक और एडवर्ड वंशों का है। तो इन्होंने जो प्रजातियों पर अध्ययन किया है वह ड्यूक और एडवर्ड वंश के थे। ड्यूक परिवार जो निर्धन कुख्यात वंश रहा है, जबकि एडवर्ड परिवार एक धनी और प्रख्यात वंश माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं जो तीसरा है जैव संप्रदाय में वह है जीवित रहने के लिए संघर्ष का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जीवित रहने का संघर्ष का सिद्धांत। तो इस संघर्ष के सिद्धांत की 3 महत्वपूर्ण स्वरूप होते हैं। पहला, प्राणी का प्रकृति के साथ संघर्ष, मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणियों के बीच संघर्ष, एक ही प्रकार से जीवित प्राणियों के बीच आपस में संघर्ष। देखिए यहाँ पर कहने का संबंध है, एक तरह व्यक्ति अपने जीवन के लिए पहले प्रकृति से लड़ता है, मतलब प्रकृति में जो प्राप्त आवश्यकताएं हैं उससे संघर्ष करके अपनी जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा शब्द है कि मनुष्य एवं अन्य जीवित प्राणियों, जैसे पहले तो मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों जैसे शेर, चीता, भालू आदि के बीच जो है संघर्ष देखने को मिलता है, अर्थात हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहते थे जब जंगल या प्रकृति के साथ रहते थे। दोनों जो है अन्य जो प्राणी हैं वह भी प्रकृति पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर है, मनुष्य भी अपनी आवश्यकताओं के लिए उस समय प्रकृति पर निर्भर है। तो इन दोनों के बीच का संघर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि एक ही प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच आपस में संघर्ष, अर्थात मनुष्यों के अलग अलग समूहों और अलग अलग समुदायों के बीच के संघर्ष की बात यहाँ पर यह पॉइंट करता है। उसके बाद आ जाते हैं जीव सामाजिक या जननांकिकी संप्रदाय, बायोसोशल और डेमोग्राफी स्कूल।
इसके अंतर्गत जो है माल्थस ने सन 1778 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या संबंधी अपने विचारों का वर्णन किया है। तो इन्होंने जनसंख्या संबंधी जो विचारों का वर्णन किया है वह इस प्रकार है कि मानव जीवन मुख्यतः खाद्य सामग्री की पूर्ति पर आधारित है और इसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। सही बात करते हैं कि मानव का जीवन है वह खाद्य पूर्ति पर आधारित है। अगर मनुष्य खाएगा नहीं तो वह जीवित नहीं रहेगा, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद इन्होंने कहा दूसरा जो है यौन संबंधी मूल प्रवृत्ति अर्थात स्त्री पुरुष दोनों में सार्वभौम है। अर्थात यौन संबंधी की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह स्त्री और पुरुष दोनों में पाई जाती हैं और सब जगह पाई जाती है, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद इन मूल प्रवृत्तियों के कारण जो है संतानों का जन्म इतनी तेजी से होता है कि अन्य बाधाओं की अनुपस्थिति में किसी देश की जनसंख्या का लगभग प्रति 25 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा जो इन दूसरा जो मूल प्रवृत्ति है उसके कारण संतान उत्पत्ति होंगे यौन संबंध के बाद। तो कहें कि इन सब बाधाओं की अनुपस्थिति में भी किसी देश की जब जनसंख्या लगभग 25 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो माल्थस का विचार था जनसंख्या का द्विगुणन सिद्धांत। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। द्विगुणन सिद्धांत क्या है, जिसे हम बीजगणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या होती है वह ज्यामितीय वृद्धि में होती है। अर्थात एक के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 करके जो है जनसंख्या का वृद्धि हमेशा दोगुना होता जाएगा। लेकिन जो संसाधन या खाद्य सामग्री हमारे पास है वह अंकगणितीय वृद्धि अर्थात 1, 2, 3, 4 की श्रेणी में वृद्धि होता है। तो इसी का जो है इनका जो सिद्धांत ये है वही द्विगुणन या बीजगणितीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय हैं। पहला इन्होंने बताया कि नैसर्गिक अवरोध अर्थात प्रकृति द्वारा बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि के तहत जो है मनुष्यों का मर जाना अर्थात जनसंख्या में कमी होना। दूसरा निवारक अवरोध। निवारक अवरोध में व्यक्ति जैसे परिवार नियोजन उपाय अर्थात व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल करके कम संतानें पैदा करना। यह 2 प्रकार के इन्होंने उपाय सुझाए हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सके। उसके बाद आता है सैडलर का विचार। सैडलर का विचार प्रमुख है। इन्होंने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के साथ जनसंख्या वृद्धि में कमी होती है और उच्च स्तर की चरम सीमा पर वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाती है। तो सैडलर का विचार है कि जैसे जैसे रहन सहन या जीवन स्तर ऊंचा उठा जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि में कमी हो जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी कि सबका जीवन स्तर उच्च हो जाएगा, वहाँ पर जो है वृद्धि रुक जाएगी। इन्होंने कहा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि और धन में पारस्परिक संबंध का उल्लेख जो है सैडलर करते हैं। इन्होंने कहा अधिक धन का प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक उत्पादन की योग्यता पर काफ़ी मात्रा में पड़ता है। तो इन्होंने कहा जैसे जैसे व्यक्ति संपन्न होगा वैसे वैसे जनसंख्या कंट्रोल होती जाएगी। इनका जो प्रमुख पॉइंट है, इन्होंने जनसंख्या घनत्व की वृद्धि का और धन के पारस्परिक संबंध का उल्लेख किया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आ जाते हैं समाजशास्त्री संप्रदाय। तो समाजशास्त्री संप्रदाय के अंतर्गत हम 2 संप्रदायों की बात करेंगे। पहला है यहाँ पे स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय अर्थात फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। तो फॉर्मल स्कूल जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत अधिकांश जो विद्वान हैं वह जर्मनी के हैं। इसे जर्मन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो एक फैक्ट हमारा ये हो गया कि स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहता है। तो दूसरा पॉइंट यह हो गया कि जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है बस समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में देखता है या बनाना चाहता है। इसकी विषय वस्तु में सामाजिक प्रक्रियाएं के रूप में देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसकी जो विषय वस्तु है वह सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद आते हैं इस संप्रदाय के जनक जर्मन विद्वान चार्ल्स सिमेल को माना जाता है। तो यह हमारा चौथा पॉइंट हो गया।
उसके बाद इस संप्रदाय के समर्थक में प्रमुख वीरकांट, वानविज, स्टोनिज, रिचर्ड स्मॉल और मैक्स वेबर, पूगल, रास, पार्क और बर्गेस आदि जो है प्रमुख विद्वान जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इसमें से वीरकांट, वानिस, स्टोनिज, स्मॉल, मैक्स वेबर, पार्क, रास, पार्क और बर्गेस जो है प्रमुख विद्वान हैं जिनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद आती है विचारधारा की बात। तो इस विचारधारा के अंतर्गत समाजशास्त्रियों का मत है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान ही समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान माना है। किसने? स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों ने। इन्होंने कहा जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिसका अध्ययन उस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन होना चाहिए। तो इन्होंने केवल यह कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल और केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना या किया जाना चाहिए। आगे, ऐसा होने पर समाज एक विशिष्ट और स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र एक निश्चित हो सकेगा। उसके बाद जार्सिमेल आते हैं। जार्सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इस रूप में यह समाजशास्त्र को परिभाषित भी करते हैं। तो जार्सिमेल का मानना है कि समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। और वानविच ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। तो वानविच जो है 650 संबंधों के स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। यह जो है प्रमुख पॉइंट है, क्योंकि जार्सिमेल का इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन दे दिया है क्योंकि यह स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो है संस्थापक हैं। इसके बाद आ जाते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय अर्थात सिंथेटिक स्कूल। तो इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में प्रोफेसर हेज, दुर्खीम, हाउस, सोरोकिन, किन्सबर्ग आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो इस संप्रदाय का जो मानना है, तो इन्होंने विशिष्ट विज्ञान न मानने के बजाय एक समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान के पक्ष में देखते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे कि सोरोकिन को समन्वयात्मक संप्रदाय का जनक माना जाता है। तो समन्वयात्मक संप्रदाय जैसे नाम से ही पता चलता है कि समन्वय अर्थात कई विज्ञानों के मेल से बना, कई चीज़ों के मेल से बना हुआ वस्तु। तो यहाँ पे जो है समान को एक विशिष्ट घटना का अध्ययन न करके एक समान विज्ञान माना है जाता है। तो इसमें से जो प्रमुख है वह दुर्खीम आपकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सोरोकिन तो इसके प्रतिपादक ही या अर्थात जन्मजाता भी माने जाते हैं। तो इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संप्रदाय जो है के क्षेत्र किसी एक पक्ष को इंगित करते हैं। सभी अब तक हमने 5 संप्रदायों की बात की, जिसमें यांत्रिक संप्रदाय, भौगोलिक संप्रदाय, जैव संप्रदाय, जननांकिकी संप्रदाय और समाजशास्त्री संप्रदायों की चर्चा की है। सबने जो है अपना एक विशिष्ट पक्ष को इंगित किया है कि समाजशास्त्र जो है सभी संप्रदायों की विषय वस्तु को शामिल किया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में इन सभी लोगों के जो विचार हैं उनको शामिल किया जाता है, अर्थात विषय वस्तु में अंतर्गत इन सभी विषयों को शामिल किया जाता है। तो आइए देखते हैं अब समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के तात्पर्य यह है कि निश्चित बातों अर्थात किनका अध्ययन किया जाना है उस शास्त्र के अंतर्गत, उसका ध्यान रखना ही विषय वस्तु है। विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषय को व्यक्त करता है। तो विषय वस्तु के लेकर विद्वानों में एकमतता का अभाव था, जिस कारण अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो आइए देखते हैं गिन्सबर्ग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो गिन्सबर्ग ने जो है सामाजिक आकार की अर्थात सोशल मार्फोलॉजी, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी करके 4 प्रकार के विषय वस्तु के रूप में समाजशास्त्र के तत्वों की चर्चा
की है, जिसके अंतर्गत सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत इन्होंने समाज के आकार एवं स्वरूपों को निश्चित करने वाली विशेषताओं जैसे जनसंख्या घनत्व, आकार आदि के अध्ययन की बात करते हैं, अर्थात सामाजिक निर्माण में जो सहयोग करते हैं तत्व, उनकी बात इन्होंने सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत किया है। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ जनरीति, प्रथाएं, परंपराएं, लोकाचार, कानून आदि जो पाए जाते हैं, इनका अध्ययन जो है इन्होंने सोशल कंट्रोल अर्थात सामाजिक नियंत्रण शाखा के अंतर्गत दिखते हैं। उसके बाद इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं को विषय वस्तु के रूप में देखा है, सोशल प्रोसेस। इसके अंतर्गत व्यक्तियों और समूहों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अंतःक्रियाएं किस प्रकार से सामाजिक संबंधों का आधार बनती है, इनका अध्ययन को इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया है, जिसमें सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सामाजिक व्याधि की, सोशल पैथोलॉजी। इससे समाज में विघटित करने वाली सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों, दशाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जैसे अपराध, बाल अपराध, निर्धनता, बेगारी और सामूहिक विघटन। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। लेमर्ट ने सोशल पैथोलॉजी को 1951 में जो है एक पुस्तक की रचना की है, जिसमें इन्होंने विचलन को प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन के रूप में उल्लेख किया है। प्रथम विचलन के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं होता है, जैसे छोटी मोटी गलतियां कर देना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है। अगला है व्यक्ति ने समाजशास्त्र की दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक आकारिकी, सोशल मॉर्फोलॉजी। दूसरा है सामाजिक शारीरशास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। सामान्य समाजशास्त्र। दुर्खीम भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत समाज के आकार को प्रभावित करने वाले तत्वों के अध्ययन की बात कही है। शरीर शास्त्र के अंतर्गत जो है संस्थाएं जो पाई जाती हैं, अर्थात जो गिन्सबर्ग सामाजिक नियंत्रण में जिन तथ्यों की बात करते हैं, उसको इन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र में दुर्खीम ने रखा है। वहीं सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने उन सभी प्रकार की संस्थाओं एवं क्रियाओं, प्रक्रियाओं, समूह आदि को शामिल किया है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। दुर्खीम को समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग भी कहते हैं। तो समाजशास्त्र का एकेडमिक जो है पिता के रूप में दुर्खीम को माना जाता है। तो दुर्खीम पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने समाजशास्त्र के अध्यापन का आरंभ किया था। आगे है केरेंस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा है। मानवीय क्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं के रूप में देखा है। उसके बाद र्यूटर हार्ट के अनुसार सामाजिक विरासत और व्यक्तित्व एवं उसका विकास एवं सामाजिक प्रक्रियाओं को इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया है। अगले हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मैनहीम व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र एवं ऐतिहासिक समाजशास्त्र की बात करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जॉर्ज सीमेल। तो जॉर्ज सीमेल ने सामाजिक प्रक्रियाओं को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में माना है। सामाजिक प्रक्रियाएं ही निर्धारित करती हैं कि समाज का स्वरूप कैसा होगा। सीमेल के शब्दों में समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतःक्रियाओं के आधार पर होता है। सीमेल ने 3 प्रकार के समाजशास्त्र की चर्चा की है, अर्थात समाजशास्त्र की विषय वस्तु की चर्चा की है। पहला सामान्य समाजशास्त्र, इसके आधार पर सामाजिक आधार निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। दार्शनिक समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत सीमेल ने सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान मीमांसा की अध्ययन की बात करते हैं। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत सामाजिकता के आधार पर निहित साहचर्य के रूपों का अध्ययन किया जाता है। तो सीमेल ने 3 प्रकार के समाजशास्त्रों के रूप में चर्चा की, सामान्य, दार्शनिक और स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसके अंतर्गत अलग अलग विषयों का अध्ययन के रूप में इन्होंने देखा है। सामान्य में ऐतिहासिक, दार्शनिक समाजशास्त्र में ज्ञान मीमांसी अर्थात ज्ञान से, और स्वरूपात्मक समाजशास्त्र में जो है इन्होंने सामाजिक आधारों की अध्ययन की बात कही है। अगला आते हैं लेस्टर वार्ड ने शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र की चर्चा की है। शुद्ध समाजशास्त्र के इन्होंने सामाजिक संरचना एवं सामाजिक परिवर्तन के नियमों की बात कही है, और व्यवहारिक समाजशास्त्र
जो समाज कार्य सुधार हैं आदि की चर्चा करते हैं, समाज के व्यवहारिक रूपों की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं टॉनिस। टॉनिस जर्मन समाजशास्त्री तथा जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक या पिता हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया है: शुद्ध सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और अनुभवपरक समाजशास्त्र। देखिए यहाँ अवधारणा जो है शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र की बात सर्वप्रथम टॉनिस करते हैं, जबकि प्योर सोशियोलॉजी 1903 तथा अप्लाइड सोशियोलॉजी 1906 में वार्ड की पुस्तकें भी हैं। तो प्योर सोशियोलॉजी 1903 और अप्लाइड सोशियोलॉजी 1906 में जो है वार्ड की पुस्तकों के रूप में देखा जाता है। और समाजशास्त्र की बात कौन करते हैं? सोशियोलॉजी को एक विषय वस्तु के रूप में चर्चा करते हैं टॉनिस, लेकिन पुस्तक के रूप में कौन बात करते हैं? वार्ड। मनोवैज्ञानिक उद्विकास के जनक वार्ड हैं। वार्ड के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया क्रमिक स्तरों पर सरल से जटिल की ओर चलती है। प्रारंभ में यह उद्भव स्वतः ही अज्ञात शक्तियों का परिणाम होता था, जिसे सोशल जेनिस कहते हैं, किंतु बाद में यह प्रयोजन परक हो जाते हैं, इसे सोशल टेलिसिस भी कहते हैं। तो इन्होंने कहा जब अज्ञात कारण से शक्तियों का परिणाम होने को समाज के उद्भव का माना जाता था तो उसे सोशल जेनिसस कहते हैं, किंतु बाद में इसको प्रयोजन के रूप में देखा जाने लगा, तब इसे सोशल टेलिसिस कहते हैं। आगे है टॉनिस ने 2 भागों में विभाजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है क्योंकि पूछा जाता है। इन्होंने समाज को 2 भागों में विभाजित किया, एक समुदायात्मक समाज अर्थात गेमिनशाफ्ट, दूसरा समितात्मक समाज अर्थात गैसलशाफ्ट। तो टॉनिस शोपेनहावर नीत्शे से प्रभावित थे। इनके अनुसार सामाजिक संबंध मानवीय इच्छाओं का प्रतिफल या उत्पत्ति है। तो सामाजिक संबंध मानवीय इच्छा का प्रतिफल या उत्पत्ति होता है। इनके अनुसार 2 प्रकार से होती हैं इच्छाएं, जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। वह प्राकृतिक इच्छा होती हैं और दूसरा इन्होंने तार्किक इच्छा की बात कही है। प्राकृतिक इच्छा जैसे सामुदायिक जीवन और इसकी अभिव्यक्ति के रूप में इन्होंने देखा है, और जो है तार्किक है या सहचारी सम्मित जीवन या व्यक्ति अभिव्यक्ति की। तो इसको सरल शब्दों में समझते हैं। इन्होंने कहा कि मानव जो है सामाजिक संबंध या मानवीय इच्छा का प्रतिफल है। तो इन्होंने कहा है कि इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन पर व्यक्ति का कोई बस नहीं होता है, जिसे इन्होंने प्राकृतिक इच्छा के रूप में कहा है। जैसे कि आप किस परिवार में, किस जाति में, किस समाज में पैदा हो रहे हैं, या इस तथ्य पर किसी व्यक्ति या मनुष्य का बस नहीं होता है, जिसे इन्होंने प्राकृतिक इच्छा के अंतर्गत समुदाय को रखा है। समुदाय। वहीं इन्होंने कहा एक तार्किक इच्छा होती है, जिसका व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार सदस्य बनता है, जैसे विद्यालय, स्कूल, ऑफिस, मित्र समूह, इन सब का जो है व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो है सदस्यता ग्रहण करता है। सिंपल शब्दों में यही कहना चाहते हैं टॉनिस। उसके बाद आते हैं एलेक्स इंकल्स। इनकी पूरी पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभव आश्रित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र की बात कही है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने प्राचीन और प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का अध्ययन करते हैं। अनुभविक समाजशास्त्र के इन्होंने वर्तमान समाजशास्त्रियों और उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। और उसके अलावा विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाजशास्त्र के अपने विचारों का उल्लेख करते हैं। तो जो इंकल्स है ना, सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की बात कही है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत, अनुभव आश्रित समाजशास्त्र के अंतर्गत अर्थात इंपेरिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत इन्होंने वर्तमान में समाजशास्त्रियों के विचारों की बात की है। विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इसके बाद आते हैं किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा है: सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उनका समाज, और सामाजिक परिवर्तन।
तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है। कहा कि एक में सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक कार्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति और उसका समाज किस प्रकार से विकास कर रहा है उसका अध्ययन किया जाता है, और समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है उसका अध्ययन जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत ये भी शामिल करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सोरोकिन। सोरोकिन जो है इन्होंने कंटेम्पररी सोशल लॉजिकल थ्योरी की बात कही है। तो इनका जो विषय वस्त्र क्षेत्र था वह निम्न बातों को सम्मिलित करते हैं: धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि घटनाएं, इनके मध्य सहसंबंध अर्थात समाज के साथ इनका क्या संबंध है उनका अध्ययन करना। उसके बाद भौगोलिक घटनाएं, सामाजिक जीवन पर उनका प्रभावों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, और समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं एवं आम विशेषताओं का अध्ययन करना सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया है। अर्थात देखा जाए तो इन्होंने सभी पहलुओं को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में शामिल किया है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।